हेलो। हेलो। ओके, वॉइस इज क्लियर। आई हैव जस्ट स्टार्ट माय टॉपिक। ठीक है, तो आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। टाइम हो ही गया है स्टार्ट करने का। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेंस्ट्रुअल और मंथली साइकिल। ठीक है, इन और लैंग्वेज कह सकते हैं पीरियड्स, मासिक दर्द, महीने। ठीक है, जो भी इसका नाम है। अब इसके हमको हर एक फेजेस को पढ़ना शुरू करना है धीरे धीरे। और इसमें के हर एक पॉइंट्स लिखते चलना है। तो लास्ट डे हमने कुछ इंट्रोडक्शन दिए थे कि इसमें क्या क्या कुछ चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंज और जो भी एब्रिविएशंस होते हैं उनके बारे में बताए थे। आज हमें उसके आगे का पढ़ना है। ठीक है, तो लास्ट दिन जो हम लोग पढ़े थे वो इस साइकिल पे, मतलब वो जो ये चार्ट है, इस चार्ट पे कंप्लीटली सारा कुछ डिपेंड करता था। ठीक है, तो ये सारा चार्ट है जो इसी पे सारा कुछ डिपेंड करता था। और अब हमें आगे का देखना है। ठीक है, तो वेट अ सेकेंड, आई एम जस्ट वेट अ मिनट। ओके, सॉरी, थोड़ी सी नॉइज ज़्यादा थी तो इसलिए हम ब्रेक लिए थे। ठीक है, अब शुरू करते हैं। तो लास्ट डे हम लोग इसी चार्ट के बारे में कम्प्लीटली बताया था। ठीक है, तो इसमें हमने बताया था 3 फेजेस में बटा रहता है। पहला जो था वो था मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा था प्री ओव्यूलेटरी फेज और तीसरा जो था वो पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज था। ठीक है, तो यही 3 फेजेस हैं जिनमें हम पीरियड्स को कम्प्लीटली बांटते हैं। ठीक, तो ये तो क्लियर है, ये जो 3 फेजेस हैं। इसके बाद इनमें क्या-क्या काम करता है, तो इसमें एचसीजी काम करता है, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, उसके साथ एफएसएच है, एलएच है और एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, और इसमें कई स्टेप्स पाए जाते हैं जिनमें हमको इसमें पढ़ना होता है। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन अगर बारी-बारी लेके चला जाए और पहले लेक्चर सुन लिया जाए, तो लेक्चर में इसमें हमको क्या-क्या ध्यान देना होता है। इसमें सबसे पहले हमको ध्यान देना होता है इसका स्टार्टिंग पीरियड, कि ये कब स्टार्ट होता है। तो स्टार्टिंग टाइम इसका लिया जाता है 11 टू 12, 11 से 12 वर्ष। हालाँकि रियल लाइफ के हिसाब से देखा जाए तो इसको 8 से 9 हम बताए थे फॉर एज़ अ मॉडर्न एज। बट इसको एज़ अ अगर बुक के अकॉर्डिंग लिया जाए तो 11 से 12 वर्ष में की आयु में ये स्टार्ट होता है, जिसे क्या कहा जाता है, मेनार्की कहा जाता है। एंड स्टॉपिंग पीरियड क्या होता है, जब ये रुक जाता है तो उसको 40 से 45 वर्ष की उम्र में ये रुक जाता है कंप्लीटली, और उसे क्या कहते हैं, मेनोपॉज पीरियड कहते हैं। ठीक है, मेनोपॉज यानी रजोनिवृत्ति, यानी एक टाइम जो, मतलब एक टाइम का एक एज वो है जहाँ पीरियड्स स्टार्ट हो रहे हैं, और एक टाइम का एक एज वो है जहाँ पीरियड्स स्टॉप हो रहे हैं। ठीक, और इसको क्या नाम दिया गया है, इसको साइकिल नाम दिया गया है। एक जगह लिखा हुआ है ओवेरियन साइकिल, एक जगह लिखा हुआ है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो इसको नाम क्या दिया गया है, इसको नाम दिया गया है साइकिल का। ठीक है, तो इसमें मतलब जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ स्टेप्स इसमें होते होंगे, इसलिए इसको ऐसा नाम दिया गया है। तो आज हम उन्हीं सारे स्टेप्स और उन्हीं सारी चीज़ों को पढ़ते हुए धीरे-धीरे, बारी-बारी चलेंगे। ठीक है, तो इसमें जो पहली चीज़ है, ये सारी चीज़ें कंट्रोल किसके द्वारा हो रही हैं? ये सारी चीज़ें हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल हो रही हैं कंप्लीटली। ठीक है, और कौन-कौन से हार्मोन्स होते हैं, तो इसमें मतलब कई हार्मोन है। अगर देखा जाए तो ऑक्सीटोसिन का भी होता है, इन्हिबिन का भी होता है, थोड़ा छोटा-छोटा रोल सबका है। लगभग सभी हार्मोन, बहुत ढेर सारे इसमें हार्मोन इंक्लूडेड है, बट हमें जो मेजर हार्मोन्स है उसको पढ़ना है। ठीक है, तो ये जो साइकिल है, ये जो चक्र चल रहा है, ये किसके द्वारा कंट्रोल करता है, हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं। और वो हार्मोन्स कहाँ से निकलते हैं, या तो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं, या तो कंप्लीटली वो गोनैड से निकलते हैं। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड शरीर की सबसे छोटी और मास्टर ग्रंथि, जिसे पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक, तो अब अगर इसके आगे चला जाए नेक्स्ट में, तो जो टाइम पीरियड होता है इस साइकिल का वो होता है 24 से 35 दिन अप्रॉक्सीमेटली, लगभग में। ठीक है, यानी मिनिमम अगर लेंगे तो मिनिमम 20 दिन में साइकिल कंप्लीट हो सकता है, और मैक्सिमम 45 दिन में साइकिल कंप्लीट होगा। लेकिन उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, रेयर कंडीशंस पे होता है, और एक एवरेज मान के चला जाता है कि 28 दिन का साइकिल होता है। ठीक है, इससे पहले हम जहाँ कहीं बताया था उसमें हम 35 दिन का साइकिल माने थे, लेकिन अभी हम 28 दिन का साइकिल लेके चल रहे हैं। ठीक है,
क्योंकि एक टाइम पे हम जिस बुक से पढ़ रहे थे उसमें 35 दिन का दिखाया था, और इसमें अब जो देख रहे हैं हर जगह 28 दिन का दिखाया हुआ है। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग दिया रहता है, अलग अलग बुकों के अकॉर्डिंग हम एक अप्रॉक्स एवरेज मान के चलते हैं, ठीक है। तो अब इसको 3 फेज में बांटा गया, तीनों फेज आपके सामने लिखे हुए हैं। उसमें जो ओव्यूलेशन लिखा हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन है, क्या ये ओव्यूलेशन जो है ये सिर्फ 14th डे का है, 14वें दिन, ठीक है। बाकी जो सारे हैं ये सारे 3 प्रावस्थाओं, फेज मतलब प्रावस्था, तो इनको 3 प्रावस्थाओं में बांटा गया है, ठीक। पहला जो है वो क्या है, मेंस्ट्रुएशन फेज, ठीक है। दूसरा जो है प्री ओव्यूलेटरी फेज, और तीसरा जो है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। इसके बीच में जो ओव्यूलेशन लिखा है अगर इसको भी ले लिया जाए तो यहाँ पर कितने फेज आए, यहाँ पर कंप्लीटली 4 फेज आए, ठीक है। मेंस्ट्रुअल फेज मतलब डे ऑफ सेक्रेशन, जब ब्लड सेक्रेट होता है। 50 to 150 ml ब्लड रहता है, लगभग 50 से 150 ml ब्लड रहता है। उसके साथ कॉर्पस ल्यूटियम की कुछ सेल्स रहती हैं, और उसके साथ कई अन्य चीजें भी रहती हैं, इंडोमेट्रियम की कुछ लेयर होती हैं, ठीक है। इंडोमेट्रियम मतलब ये जो, मतलब अभी हमने जब पढ़ रहे थे टॉपिक फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स, तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि ये जो वॉल है ये किसकी बनी हुई है, यहाँ पर आपको नाम दिख रहा है इंडोमेट्रियम। तो इंडोमेट्रियम की जो वॉल है वो पतली हो जाती है जब सेक्रेशन होता है, और इंडोमेट्रियम की दीवार मोटी हो जाती है जब पीरियड्स के फॉर्मेशन हो रहे होते हैं, मतलब जब उनका निर्माण कंप्लीटली हो रहा होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग डेज के अकॉर्डिंग चलती हैं। इंडोमेट्रियम की लेयर मोटी पतली दोनों होती है, पतली से मतलब एक पतला से कंप्लीटली आवरण पाया जाता है, और ये मोटा भी होता रहता है, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया। अब हम आगे लेके चलते हैं इसको, ये चार्ट, ठीक है। तो इतने लेक्चर के बाद अब हम अगर आगे का सुने, तो अब इसमें हमने 4 प्रावस्थाएं आपको बताई। मेंस्ट्रुअल फेज मतलब सेक्रीशन वाला फेज है, ठीक है, जब सेक्रीशन शुरू हो रहा है, जब स्राव शुरू हो रहा है, ठीक। उसके बाद क्या है, प्री ओव्यूलेटरी फेज, मतलब सेक्रेशन खत्म हो गया तो अंडोत्सर्ग के पहले का जो प्रावस्था होता है, अंडोत्सर्ग के पहले का जो समय होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्री ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है। या फिर कह सकते हैं अंडोत्सर्ग, मतलब अंडोत्सर्ग पूर्व प्रावस्थाएं होती हैं, और जो ओव्यूलेशन है उसे अंडोत्सर्ग प्रावस्था कहेंगे, और जो प्रो पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज है उसे अंडोत्सर्ग पश्च प्रावस्थाएं बोलेंगे, मतलब उसके बाद की जो प्रावस्था होती है, ठीक है। तो इसमें 3 प्रावस्थाओं में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम एक एक फेज को लेते चलेंगे। अभी हम मेंस्ट्रुअल फेज को एक्सप्लेन कर देते हैं, उतने में एक्सप्लेनेशन में जितना टाइम जाएगा और उसके बाद जो टाइम बचेगा उतना हम इसके बारे में लिख लेंगे। तो मेंस्ट्रुएशन फेज में क्या होता है, ये 5 दिनों तक चलता है, ठीक है। और मतलब 4 दिन, 7 दिन, 5 दिन, फ्लेक्सिबल, मतलब अप्रॉक्स या फिर एवरेज औसतन मान के चले तो 5 दिन, ठीक है। और सेक्रेशन, और जब मतलब साइकिल के बिगिनिंग में जो सेक्रेशन होता है उसमें कुछ टिश्यू फ्लूइड रहते हैं, यानी थक्के जैसे आते हैं। टिश्यू का मतलब ही हो गया वहां पर क्या, उत्तकों का आना या फिर थक्के का आना, ठीक है। तो जब ब्लड थक्का बन के आता है, उत्तकों के रूप में आता है, तो ये स्टार्टिंग का मतलब फेज रहता है। 5 डेज में भी 1-2 जो डेज रहता है, 3 डे रहते हैं स्टार्टिंग। उसमें क्या होता है, ब्लड थक्का बन के आता है, जगह जगह ब्लड के कलर्स डार्क रहते हैं या फिर अजीब से रहते हैं, ऐसा लगता है कि मतलब ब्लड का कुछ जमा हुआ अजीब सा आ रहा है, ठीक है। तो वो होता है। उसके बाद उसके साथ क्या रहता है, म्यूकस रहता है। म्यूकस मतलब श्लेष्म, ठीक है। और श्लेष्मिका स्तर पाया जाता है यूटेरस वॉल का। श्लेष्मिका स्तर मतलब वही हमारा मतलब यूटेरस का यूटेराइन वॉल। यूटेराइन वॉल मतलब क्या, इंडोमेट्रियम पे जो एक लेयर बनी रहती है। इंडोमेट्रियम की वॉल अभी हमने आपको दिखाई थी, तो इंडोमेट्रियम की जो दीवार होती है, इंडोमेट्रियम की जो वॉल होती है, उस पे एक लेयर जमती है, ठीक है। और उस लेयर का काम क्या होता है, उस लेयर का काम होता है प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करना और इम्प्लांट करना, किसको, मतलब एग को, उस साइड को इम्प्लांट करना, ठीक है। तो ये सब तो हमें जानना ही है। तो इससे क्या क्या सेक्रेट होता है, यूटेरस की वॉल सेक्रेट होती है। यूटेरस की वॉल में जो इंडोमेट्रियम की ऊपरी लेयर होती है वो सेक्रेट हो जाती है। उसके साथ 50 to 150 ml ब्लड होता है, ये भी हमने आपको बताया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। और ऐसा होता क्यों है, क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का जो हार्मोन होता है ये कम सेक्रेट होता है। जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा कम सेक्रेट होगी, और इसको कम कौन करता है, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इस चार्ट को देखा जाए तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम के ये 3 फेज है, और कॉर्पस ल्यूटियम जहां खत्म हो रहा है वहां क्या बन रहा है, कॉर्पस एल्बिकस, और कॉर्पस एल्बिकस जहां बन रहा है वहां मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो रहा है।
ये तीनों आपको फिगर में साथ में देखने को मिले। इट मीन्स टू से दैट कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि ये हार्मोन्स का कंट्रोल करता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का, ठीक है। जब कॉर्पस ल्यूटियम का सेक्रेशन बंद हुआ तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का सेक्रेशन बंद हुआ, और जब प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का सेक्रेशन बंद हुआ तो मतलब जो न्यूट्रिशन आर्टरी से होते हुए, जो पोषण धमनियों से होते हुए इनके ऊपर के स्तर पे बन रहा था, वो स्तर ही बंद हो गया। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन क्या कर रहे थे, प्लेसेंटा, जो मतलब कंप्लीटली प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या होता है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करना। तो जब प्रोजेस्टेरॉन का श्रावण कॉर्पस ल्यूटियम कंप्लीटली बंद कर देगा, कॉर्पस एल्बिकस बन जाएगा, पीक पिंडक के रूप में बन जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो ऊपर लेयर बनी थी उस लेयर को पोषण नहीं मिलेगा, ठीक है। पोषण देने का काम आर्टरीज का जो होगा तो वो पोषण नहीं देंगे। तो अब भाई सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं को पोषण नहीं दिया जाएगा, कोशिकाओं को न्यूट्रिशन कंप्लीटली टाइम टाइम पे नहीं दिया जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में जो मतलब कोशिकाएं रहेंगी वो धीरे धीरे डेड करने लगेंगी। अब जब कोशिकाएं मरने लगेंगी तो वही मरी हुई कोशिकाएं झर के गिरती हैं, दैट इज कॉल्ड पीरियड्स और मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, या फिर मेंस्ट्रुअल फेज कह सकते हैं इसको। मेंस्ट्रुअल फेज में हमको इतना कुछ समझना था, जो स्टार्टिंग का 5 डेज का फेज रहता है उसमें क्या क्या, ठीक है। और इसके साथ इसमें कुछ देखना है तो इसमें एक आपको दिख रहा है स्ट्रेटम फंक्शनलिस, नाम दिख रहा है ना। तो स्ट्रेटम फंक्शनलिस को हम लोग सीधे सीधे कर सकते हैं फंक्शनल, मतलब क्रियात्मक रूप से जो दीवार बनी रहती है इंडोमेट्रियम की, यूटेराइन वाले अर्थात गर्भाशयी स्तर पे गर्भाशय के चारों ओर जो एक पतली सी दीवार बनी रहती है इंडोमेट्रियम की, उसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटम फंक्शनलिस। ये मतलब कार्यात्मक परत होती है। तो जो कार्यात्मक परत होती है वो कंप्लीटली टूट के झर जाते हैं, और स्ट्रेटम बेसिलिस जो है, बेस बेस मतलब आधारीय स्तर होता है, आधारीय स्तर के ऊपर स्ट्रेटम बेसिलिस के ऊपर इंडोमेट्रियम की एक पतली सी लेयर पाई जाती है। और जब कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है या फिर ओव्यूलेशन फेज होता है तो ऐसे में एक मोटी सी दो दीवार कंप्लीटली बन जाती है। और इसी चक्र को, यानी ये जो श्रवण चलता है और उसके बाद फिर जो दोबारा दीवारों का बनना होता है, ये एक चक्र चलता रहता है, और इसी चक्र को क्या बोलते हैं, पीरियड्स या फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। तो आई होप इसमें कुछ और आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा जितना हमने बताया। और मतलब स्टार्टिंग के आधे घंटे में हम इतना ही बताने वाले हैं, उसके बाद फिर 30 मिनट के ब्रेक के बाद हम प्री ओव्यूलेटरी फेज और ओव्यूलेशन और पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज के बारे में बताएंगे, ठीक है। और अगर इतना समझ में आ गया तो अब यहाँ से हम लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। अगर आप लोग को इसमें कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए, कोई पॉइंट ना समझ में आया और हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करें, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम हमने हेडिंग डाला था, उसके बाद हमको यहाँ से एक एक पॉइंट लिखना शुरू करना था, ठीक है। तो पहले जितना जनरल लिखे थे उतना जनरल लिख लेते हैं। 8:13 टाइम हो रहा है, ठीक है, 15 मिनट लिखने में टाइम लगेगा, वैसे लिखने में लेट हो जाता है बार बार। तो जो स्टार्ट होने की प्रावस्था है वो क्या है, 11 से 12 वर्ष की आयु है, और उसे क्या कहा जाता है, मेनार्की कहा जाता है। अब एक एंडिंग फेज होता है, अर्थात बंद होने की प्रावस्था, जो कि कब होती है, 40 से 45 वर्ष की आयु में, ठीक है। और इसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है मेनोपॉज, रजोनिवृत्ति, ठीक। उसके बाद अगर आगे का मतलब पॉइंट लिखते हुए चला जाए तो अब इसमें एक एक पॉइंट है कि ये होता क्यों है, किसके अफेक्ट में होता है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, तो जितना प्रोसेस आप समझाएं उतना हमको लिखना है। आप लोगों को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लेके चलते हैं एक पॉइंट को। हमने बताया था
कि ये जो साइकिल है किसके द्वारा कंट्रोल होता है, हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होता है, और वो हार्मोन्स कहाँ से सेक्रेट होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रेट होते हैं। और दूसरा एक होता है गोनैड्स। गोनैड्स मतलब जनक। जनक में क्या आता है फीमेल्स में, दो अंडाशय आता है, अंडाशय के अंदर क्या बनता है, कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, और कॉर्पस ल्यूटियम से जो प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और इनिबिन निकलते हैं वो ही इन्हें कंट्रोल करते हैं। तो ये जो पीरियड्स होते हैं या फिर जो मंथली साइकिल होता है ये कम्प्लीटली किसके द्वारा कंट्रोल होता है, ये कंट्रोल होता है गोनैड्स और ये जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं इनसे निकलने वाले हार्मोन्स के द्वारा। ठीक है, तो इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें हम टाइम पीरियड बता रहे हैं कि कब तक का ये साइकिल होता है। तो जो टाइम पीरियड है हम इसको अप्रॉक्स लेके चलते हैं। अगर एनसीईआरटी से लेके चला जाए तो एनसीईआरटी से हम एग्जैक्ट 28 दिन का लेके चलेंगे। ठीक है, और हम एनसीईआरटी के साथ यहाँ पर हम साइड बुक का भी यूज करेंगे, तो हम यहाँ पर अप्रॉक्स मतलब अप्रॉक्स रेशियो भी लेके चलेंगे। ठीक है, मिनिमम हम लोग कितना दिन मानते हैं, 20 डेज मिनिमम। मिनिमम मतलब कम से कम, एंड 45 डेज मैक्सिमम। हालांकि कुछ केसेस में इससे बिलो और इससे एबव भी हो सकता है, लेकिन उसके केसेस अलग होते हैं। उसमें हार्मोनल जो चेंज होते हैं, यानी कोई बाहरी चीज खाते हैं, फॉर एग्जांपल कच्चा पपीता, कच्चा दूध है, या फिर ऐसे कंडीशन कुछ और ऐसे खट्टे चीजों, खट्टे पदार्थों का सेवन करते हैं, तो ऐसे में इनके ड्यूरेशन फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, मतलब इनमें और रिलैक्सेशन हो सकता है और शॉर्टेज भी हो सकता है। बट नॉर्मली ये इतना अप्रोक्सीमेटली लेके चला जाता है। और एनसीईआरटी के लिया जाए तो 28 डेज एवरेज, मतलब औसतन मान लेते हैं कि मैक्सिमम लोग में साइकिल कितने दिन का होता है, 28 दिन का होता है। ठीक है, 28 दिन में कंप्लीट हो जाता है। और अब इसको, इसके जो 3 फेजेस में बांटा गया, इन तीनों फेजेस का नाम लिख लेते हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। इनको 3 प्रावस्थाओं में बांटा गया है। कौन कौन से, पहला जो प्रावस्था है उससे हमने क्या बताया था, मेंस्ट्रुएशन फेज, अर्थात रजोस्राव प्रावस्था। ठीक है, और दूसरी प्रावस्था क्या है, दूसरी प्रावस्था प्री ओव्यूलेटरी फेज। ठीक है, और तीसरी जो प्रावस्था है वो पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज है। अगर इसमें हम लोग थोड़ा सा और एक्स्ट्रा में लिखें तो बीच में एक प्रावस्था आती है ओव्यूलेशन की, 14th डे, जिसे अंडोत्सर्ग कहा जाता है, ओव्यूलेशन। ठीक है, और ओव्यूलेशन के बाद पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज होता है। इनको चार पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, हालांकि हमको ओव्यूलेशन में कुछ ज्यादा लिखना नहीं है, फिर भी हम इसको लिख देंगे थोड़ा बहुत, तो इनको हम यहाँ पे 4 फेजेस कर लेते हैं। ठीक है, 4 फेजेस के बाद अब इसमें क्या आता है, अब हमें हम फर्स्ट फेज के बारे में जितना बताया था उस हेडिंग को डालते हैं, और उस हेडिंग को डाल के एक एक पॉइंट लिखते चलते हैं। पहला जो फेज था, पहली जो प्रावस्था वो क्या थी, मेंस्ट्रुएशन फेज। मेंस्ट्रुएशन फेज में पहले ये क्या है, इट ऑकर्स, कब तक ये मतलब कब तक ये चलता है, तो लगभग ये 5 दिनों तक चलता है। ठीक है, इसको स्टार्टिंग का फेज लेके चला जाता है बायोलॉजी के अकॉर्डिंग। हालांकि आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड होता है, आप इसको लास्ट मिले, स्टार्टिंग मिले, मिडिल मिले, बट ये एक साइकिल होता है, तो साइकिल को हम लोग मेंस्ट्रुएशन फेज से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इतना हो गया। तो अब इसके बारे में अभी और आगे लिखते हुए चलते हैं। ठीक है, इस टॉपिक को हम यहाँ से उठा ही लेते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हुए चलते हैं। ठीक है, ये पहली प्रावस्था है मेंस्ट्रुएशन फेज। हमको 4 प्रावस्थाओं के बारे में पढ़ना है। ये पहला हेडिंग हमारा हो गया मेंस्ट्रुएशन फेज। ठीक है, तो इसमें हमने पहला पॉइंट लिखा है कि ये स्टार्टिंग के 5 दिन का साइकिल होता है। अब हमको इसमें ये पढ़ना है कि इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो इसमें जाहिर सी बात है, मेंस्ट्रुएशन फेज में क्या होता है, ब्लड सेक्रेट होता है। तो उस सेक्रेशन में क्या क्या होता है, हमने आपको क्या क्या बताया था, इन द सेक्रेशन सम टिश्यू फ्लूइड,
उत्तकीय द्रव कुछ पाए जाते हैं, ठीक है। उत्तकीय द्रव जो होते हैं वही थक्के के रूप में मतलब गर्भाशय से थक्के के रूप में बाहर निकलते हैं, जिसे लोग मतलब बहुत लोग कहते हैं कि ब्लड आना चाहिए तो अजीब सा होता है, थक्का टाइप का आता है। तो उसके पीछे रीजन क्या होता है कि कुछ टिश्यू फ्लूइड, मतलब जो वॉल बनी रहती है, वॉल पे कुछ टिश्यू, यानी जो वो होती है वो असल में होती क्या है, वो असल में ब्लड तो होती नहीं है। ब्लड तो हमने क्या बताया 50 से 150 ml आता है, ठीक है। तो ब्लड तो होता नहीं, ब्लड के साथ क्या होता है, टिश्यू फ्लूइड होता है, उत्तकीय संरचना होती है, मरी हुई उत्तक रहती है, मरी हुई कोशिकाएं होती हैं, तो इसलिए वो थक्के के रूप में आते हैं, ठीक है। सम टिश्यू फ्लूइड, उसके बाद म्यूकस, इसके बाद म्यूकोसा लेयर होती है। म्यूकोसा लेयर मतलब क्या, मतलब एक श्लेष्मिका अस्तर बनी रहती है, कहाँ पे, यूटेरस वॉल पे बनी रहती है, ठीक है। तो श्लेष्मिका अस्तर जो रहती है फ्रॉम द यूटेरस वॉल, ठीक है। तो श्लेष्मिका अस्तर यूटेरस वॉल पे बनती है, वो सेक्रेट होती है। तो इसको क्या कहते हैं, द लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम या फिर द लेयर एबो एंडोमेट्रियम, द लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम के ऊपर जो पतली सी लेयर बनी होती है वही टूट टूट के गिरने लगती है। उसके पीछे रीजन और एक्सप्लेनेशन हमने कंप्लीट दे दिया है आप लोग को, ठीक है। और इसके साथ क्या रहता है, 50 to 150 ml ब्लड रहता है, ठीक है। इतनी चीजें रहती हैं। उसके बाद ये सेपरेशन होता क्यों है, ड्यू टू द ब्रोकन ऑफ द यूटेराइन वॉल। अर्थात जो गर्भाशयी दीवार होती है वो जगह जगह से क्या होती है, खंडित हो जाती है। खंडित होने का मतलब क्या है कि वो टूट टूट के कंप्लीटली गिरने लगती है, झरने लगती है। तो उसी को क्या कहते हैं, मतलब वही जो रहता है वही ब्लड की तरह बाहर आता है, और इसीलिए मतलब उसी प्रावस्था को मेंस्ट्रुएशन फेज कहते हैं। 5 दिन का जो साइकिल रहता है अप्रोक्सीमेटली, और फ्लेक्सिबिलिटी में लेके चला जाता है 3 से 4 दिन तक का, ठीक है। तो आई होप आप लोग का टॉपिक क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। कुछ लोग लेट आए टाइम पे आएंगे, तो भाई पहला हमारा रूल है पढ़ाने का कि हम पहले एक्सप्लेनेशन करते हैं, पहले के 5-10 मिनट समझाएंगे, 13 मिनट समझाएं, उसके बाद लिखना स्टार्ट किए, ठीक है। इस लेक्चर को हम दोबारा समझाएंगे तो रिवाइज कर देंगे। बाकी अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं, और आगे इसमें पॉइंट और लिखते हैं। तो मतलब जो सेक्रेशन मतलब ये होता क्यों है, अगर इसके पीछे देखा जाए तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो रहते हैं उनकी जो सेक्रेशन होती है, द अमाउंट ऑफ सेक्रेशन, सेक्रेशन मतलब स्रावण, किसका स्रावण, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का। अभी हमने चार्ट में दिखाया है कि ये होता कब है, तो उसमें हमने लास्ट प्रावस्था को बताया है, यानी जो इसमें पूरा चार्ट बना हुआ था उसमें हमने लास्ट प्रावस्था को बताया। कौन सा, कि यहाँ पर जो कॉर्पस ल्यूटियम दिया है, कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का स्रावण करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, ठीक है। एक बार और मतलब इसको फिर से समझा रहे हैं कि प्रोजेस्टेरॉन और कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का स्रावण करता रहता है। और अगर ऐसे में गर्भ धारण होता है तो ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का स्राव करता ही रहेगा, कॉर्पस एल्बिकन्स में नहीं बदलेगा। बदलेगा कब, जब प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाएगा, जब प्रोजेस्टेरॉन कंप्लीटली अपरा का निर्माण कर लेगा, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कंप्लीटली कर लेगा, तो ऐसे में कॉर्पस ल्यूटियम जो रहेगा वो डीजनरेट अर्थात नष्ट हो जाएगा, हास हो जाएगा। बट अगर नहीं होता है तो ये हास नहीं होते, तब तक प्रोजेस्टेरॉन का स्राव करता रहेगा। कब, ये कंडीशन है जब फर्टिलाइजेशन होगा तब। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ऐसे कंडीशन में जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो किस में बदलेगा, कॉर्पस एल्बिकन्स में बदलेगा। तो जब अगर ये कॉर्पस एल्बिकन्स में बदल गया तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का सेक्रेशन जो होगा वो बंद हो जाएगा। और जब प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का सेक्रेशन जो है वो बिकम लेस, जब वो कम हो जाएगा या फिर बंद हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में इस बाई विच, जिसके कारण जो दीवारें रहेंगी, जो आर्टरी उनको ब्लड सप्लाई करती है, कहाँ की आर्टरी, यूटेराइन वॉल की। यूटेराइन वॉल मतलब जो गर्भाशय दीवार की आर्टरी रहती है, जो उनको मतलब ब्लड सप्लाई करती है, वो क्या करती है, वो क्या करती है, वो मतलब सप्लाई कम कर देती है, रिड्यूस, मतलब ब्लड सप्लाई कम कर दिया, द सप्लाई ऑफ ब्लड, रिड्यूस द सप्लाई ऑफ ब्लड, ठीक है। जब ब्लड की सप्लाई कम कर देगी तो ऐसे कंडीशन में
इसी कारण मतलब एंड फॉर दैट रीजन, और इसी कारण से जो वॉल रहती है या फिर जो सेल्स रहती हैं वो डेड कर जाती हैं। मेनी एंड फॉर दैट रीजन मेनी सेल्स ऑफ द वॉल डेड, बहुत सी कोशिकाएं जो दीवार की रहती हैं वो मर जाती हैं। और उसी के कारण ड्यू टू दैट, उसी के कारण द होल स्ट्रेटम, स्ट्रेटम हो गया, ये स्ट्रेटम रहेगा, ठीक है। स्ट्रेटम फंक्शनलिस, स्ट्रेटम फंक्शनलिस जो होता है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो जाता है। फंक्शनलिस के बारे में हमने आपको चार्ट में दिखाया था कि कौन सा है, ठीक है। क्रियात्मक रूप से जो दीवार होती है वो कंप्लीटली क्या होती है, नष्ट हो जाती है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि मतलब वही दीवार ओनली टूट के गिरने लगती है। और इसके आगे कुछ लिखेंगे, इसमें जोड़ लें तो ओनली स्ट्रेटम बैसिलिस रिमेन्स एंड, और हमने क्या बोला था कि जो इंडोमेट्रियम की लेयर होती है, इंडोमेट्रियम, जो इंडोमेट्रियम की लेयर होती है रिमेन्स ऑन दैट लेयर, खाली इंडोमेट्रियम की लेयर बच जाती है, ठीक है। इतना हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है, आज का क्लास कंप्लीट होता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, उसके बाद इसके आगे पढ़ाएंगे। हमको मेंस्ट्रुएशन फेज पढ़ाना था, वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसमें एक बार और बता देते हैं, ये 5 दिन का सेक्रेशन होता है, ब्लड 5 दिन तक वेजाइना यानी यूनि से बहता रहता है। इन दिस सेक्रेशन, इस सेक्रेशन में, स्राव में क्या क्या रहता है, सम टिश्यू फ्लूइड रहते हैं, कुछ उत्तकीय द्रव रहते हैं, यानी उत्तक रहते हैं, डेड सेल्स रहते हैं, और क्या रहता है, म्यूकस रहता है, म्यूकस मतलब श्लेष्म रहता है, और उसके साथ क्या रहता है, म्यूकोशा लेयर, एक श्लेष्मिका अस्तर रहती है, और उसके और ये कहाँ की श्लेष्मिका अस्तर रहती है, गर्भाशय दीवारों की, ठीक है। द लेयर ऑफ इंडोमेट्रियम, और वो जो श्लेष्मिका अस्तर रहती है वो किसका अस्तर रहता है, वो इंडोमेट्रियम की दीवार का अस्तर रहता है। और वो कितना ब्लड सेक्रेट करता है, 50 to 150 ml, 50 से 150 ml ब्लड का सेक्रेशन होता है। और ये सेक्रेशन क्यों होता है, गर्भाशय की दीवारों के खंडित होने की वजह से, टूटने की वजह से। और जो अमाउंट ऑफ सेक्रेशन ऑफ एस्ट्रो मतलब, और उसमें हार्मोनल चेंज क्या आता है कि कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो एल्बिकन्स में चेंज होता है, अर्थात वो पीत पिंडक में बढ़ के मर जाता है। तो ऐसी कंडीशन में, या फिर डिस्ट्रॉय यानी नष्ट हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का स्राव कॉर्पस ल्यूटियम कर रहा होता है, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का स्राव कम कर देगा। और ऐसे में जो आर्टरी रहती है, जो धमनियां रहती है यूटेराइन वाल की गर्भाशय दीवारों को, सब ब्लड की सप्लाई प्रॉपर्ली नहीं देती हैं, ब्लड की सप्लाई कम कर देती हैं। तो जो कोशिकाएं जो दीवार को बनाए रखती हैं वो कोशिकाएं मर जाती है। और उसकी वजह से जो होल स्ट्रेटम फैक्शनलिस है, वो मतलब जो एक लेयर बनी रहती है, जो एक अस्तर बना रहता है, वो टूट जाता है या फिर नष्ट हो जाता है, और वही अस्तर नष्ट होकर ब्लड के रूप में बाहर आता है, फिर बाहर वो ब्लड के रूप में सेपरेट होता है। और उसी साइकिल को हम लोग बोलते हैं रजोस्राव प्रावस्था, ठीक है। इसमें सारा दिया हुआ है, स्ट्रेटम फंक्शनलिस, मेंस्ट्रुएशन फेज, स्ट्रेटम बैसिलिस, और प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो कॉर्पस एल्बिकन्स में बदल जा रहा है, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का सेक्रेशन कम हो जा रहा है, और उसको लिया जाता है हम लोग ल्यूटियल फेज में, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स पसंद मतलब समझ में आए हो। इसके बाद हम यहाँ पर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, और इस स्लाइड को हम खुला छोड़ देंगे। 8:28 हो रहा है, तो 28 से 34 ले लेते हैं, 6 मिनट, अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट, और ये वाले स्लाइड हम खोल लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो लोग नहीं लिखे हैं वो लोग लिख लीजिए, बाकी ये इसी तरह ओपन रहेगा।
कमेंट फंक्शन ऑफ स्ट्रेटम फंक्शनलिस। तो इसका कार्य बताए तो है कि इसका जो वर्क होता है वो क्या होता है कि इम्प्लांटेशन ऑफ एग कह सकते हैं। मतलब अगर फिगर के अकॉर्डिंग बताया जाए, हालांकि वो फिगर ऐड नहीं किए हम, जो करना चाहिए था इसमें, ठीक है। अगर इस फिगर के अकॉर्डिंग बताया जाए तो इसका मतलब ये होता है कि इस पे एक लेयर बनती है, ठीक है। एंडोमेट्रियम के ऊपर एक लेयर बनती है जिसे हम क्या बोलते हैं, या फिर एंडोमेट्रियम की ही लेयर होती है वो, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटम फंक्शनलिस, ठीक है। और उस लेयर का काम क्या होता है कि जो एग है वो कहाँ से, यूटेराइन या फिर फैलोपियन ट्यूब से, यूटेराइन या फिर फैलोपियन ट्यूब से सेक्रेट होकर कहाँ आएगा, यूटेरस में आएगा। तो यूटेरस को उसको, अब ये यूटेरस के बीच में ये घूमेगा तो है नहीं, जाहिर सी बात है ये होल्ड होगा किसी के द्वारा, इसको कोई इम्प्लांट करेगा, इसको कोई मतलब अपने अंदर रखेगा एक जगह पकड़ के। तो वो इंडोमेट्रियम की वॉल होती है। कौन सी वॉल होती है, स्ट्रेटम फंक्शनलिस, ठीक है। स्ट्रेटम फंक्शनलिस एक लेयर जो होती है उसके ऊपर एग आके चिपक जाता है, और वो क्या करती है उसको मतलब चारों ओर से घेर लेती है। घेरने के बाद वो एक प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कर लेगी, इंडोमेट्रियम की वॉल। और उसको इंडोमेट्रियम की वॉल, यानी अगर वो लेफ्ट साइड का फैलोपियन ट्यूब है तो लेफ्ट साइड में धस गया, या फिर राइट साइड का है तो राइट साइड में धस गया, तो वो चारों ओर उसके ऊपर एक लेयर बनाता रहेगा। लेयर बनाते बनाते अगर बेबी का फॉर्मेशन करना तो बेबी का कंप्लीट एक लेयर सर्कल बना के उसके अंदर लिक्विड फिल हो जाएगा, मतलब एमनियोटिक फ्लूइड फिल हो जाएगा, और उसके अंदर बेबी का न्यूट्रिशन होगा। तो देखा जाए फंक्शन ऑफ स्ट्रेटम फंक्शनलिस का मतलब क्या है कि उसका कार्य सिंपल सा है, इम्प्लांटेशन ऑफ एग, यानी एग को इम्प्लांट करना, यानी अपने अंदर धसा के उसको चारों से घेर के उसके फंक्शंस को, मतलब उसके ऊपर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन, बेबी को न्यूट्रिशन देना, बेबी के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड, जो भी एक्सक्रीशन का काम होता है वो करना, तो सारा कुछ उसके द्वारा कंट्रोल होता है, ठीक है। आई होप अब कोई डाउट नहीं है इसमें। अब हम आगे के 2 स्टेप्स को पढ़ते रहते हैं, ठीक है। यानी हमारा जो मेंस्ट्रुअल फेज है वो खत्म हो गया। मेंस्ट्रुअल फेज के बाद हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है प्री ओवुलेटरी फेज एंड पोस्ट ओवुलेटरी फेज, ठीक है। तो हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे वापस से, चार्ट पे। ये चार्ट है और हमें पढ़ना है प्री ओवुलेटरी एंड पोस्ट ओवुलेटरी फेज। तो स्टार्टिंग में हम मतलब स्टार्टिंग के 5-7 मिनट या 10 मिनट हम लेक्चर सुन लेते हैं। लेक्चर सुनने के बाद हम फिर इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं, ठीक है। मतलब पहले एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं फिर लिखा जाएगा। तो प्री ओवुलेटरी फेज और फॉलिकुलर फेज, तो इसमें क्या होता है प्री ओवुलेटरी या फिर फॉलिकुलर फेज में, ये छठे से 13वें दिन का होता है। यानी अगर इस चार्ट में एकदम एग्जैक्ट लेके चला जाए तो ये जो 6 से 13th डे का फेज है, इसको हम लोग किसमें लेते हैं, प्री ओवुलेटरी फेज में। 14th डे को कभी नहीं लिया जाता, 14वें दिन को कभी नहीं लिया जाता है। जो एक से मतलब जो 6 से 13वां दिन है इसको हम किसमें लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली वो अलग अलग होता है। अगर हम मान ले रहे हैं 35 दिन का साइकिल है तो वो 6 से 13 की जगह वो 6 से 19 तक भी जा सकता है, ठीक है। तो इस डेज को हम एकदम एक्यूरेट या एग्जैक्ट मान के नहीं चलते हैं, क्योंकि नेट पे सोशल मीडिया पे हमने इसका एक चार्ट देखा था कि 35 दिन तक जाता है, 28 दिन तक जाता है, 24 दिन तक जाता है, 20 दिन तक जाता है। तो जैसे जैसे इनके डेज रहते हैं उसी तरह इसमें फेजेस के भी डेज रहते हैं। तो एक अप्रोक्सीमेटली ये जो हम औसतन चार्ट लेके चल रहे हैं ये 28 दिन के चार्ट पे, ठीक है। 28 दिन का साइकिल का अगर चार्ट लेके चल रहे हैं तो ऐसे में 6 डेज टू 13 दिन, यानी छठवें से जो 13वां दिन है, ये क्या होता है, ये प्री ओवुलेटरी फेज में आता है। प्री ओवुलेटरी फेज मतलब अंडोत्सर्ग के जो पूर्व की प्रावस्था होती है इनको लिया जाता है, ठीक है। अब इनमें क्या होता है कि इनमें जो वर्केबल हार्मोन्स है वो कौन से होते हैं, एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और इसमें ओवेरियन साइकिल ये होता है, और ये मतलब यहाँ पे एक और साइकिल होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो फॉलिकल्स रहते हैं वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर क्या है, प्राइमोर्डियल सेल्स है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल जो है वो धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, ग्रो करके मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में चेंज हो रहे हैं। तो देखा जाए तो सिंपली ये चेंज होने की प्रावस्था है। बट अब इसमें क्या होता है कि एफएसएच के प्रभाव से, एफएसएच जब सेक्रीट होता है तो एफएसएच के प्रभाव से इसमें जो पुट्टिकाएं रहती हैं वो और बड़ी होती हैं और वृद्धि करती हैं, ठीक है। और वृद्धि करने के बाद एस्ट्रोजन जो इनहिबिन सेक्रीट करता है, इन दोनों मतलब ये जो 2 हार्मोन्स निकलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। अब इन दोनों हार्मोन्स के प्रभाव में कंप्लीटली क्या होता है,
ये पुट्टिकाओं की प्रावस्था बनती है, अर्थात ये सारे जो हार्मोन सेक्रेट हो रहे हैं इनकी वजह से ये जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल से वो प्राइमरी फॉलिकल में चेंज हो रहा है, प्राइमरी फॉलिकल से वो सेकेंडरी फॉलिकल में चेंज हो रहा है, इनकी साइज बढ़ रही है। तो इसके पीछे एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर मतलब पुट्टिकाओं, स्टिमुलेटिंग मतलब उनके ग्रोथ में जो हार्मोन्स यूज होते हैं एफएसएच उनका सेक्रेशन करता है। और एफएसएच कहाँ से सेक्रेट होता है, तो यहाँ पर चार्ट में दिया हुआ है कि एफएसएच कहाँ से सेक्रेट हो रहा है। एफएसएच जीएनआरएच या फिर हाइपोथैलेमस, यानी अगर इसको देखा जाए तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रेट होने वाला हार्मोन है एफएसएच। और एफएसएच के प्रभाव से ये जो पुट्टिकाएं होती हैं इनकी साइज में इंक्रीजमेंट हो जाती है, ये बड़े हो जाते हैं। ठीक है, बड़े होने के बाद ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में बदल जाते हैं, ग्राफियन पुट्टिका में, परिपक्व ग्राफियन पुट्टिकाओं में बदल जाते हैं। ठीक है, और यहाँ और 6 डे के मतलब छठवें दिन क्या होता है कि जो छठवां दिन ही होता है उसी दिन क्या होता है कि एस्ट्रोजन और इनहिबिन जो रहता है वो क्या करते हैं, एफएसएच या फिर अदर फॉलिकल्स की ग्रोथ को रोक देते हैं। यहाँ पर मतलब ये जो एफएसएच है ये क्या कर रहा है, ये सारे सेल्स की ग्रोथ करता है, अर्थात जितनी फॉलिकल्स होंगी, जितनी पुट्टिकाएं होंगी, वो सबको एक साथ बढ़ाना शुरू करेगा। पर एस्ट्रोजन क्या करेगा, एस्ट्रोजन किसी एक को कर लेगा, सबको नहीं बढ़ने देगा। ठीक है, तो जब किसी एक को बढ़ाता है तो ऐसे में जो बाकी सब रहते हैं ये डीजनरेट हो जाते हैं और ये सिर्फ एक को लेके मैच्योर करते हैं। तो यहाँ पर मतलब क्वेश्चन तो उठता है, भाई ये 4 है तो 4 यहाँ पर मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनना चाहिए, 4 सेकेंडरी फॉलिकल्स बनना चाहिए, यहाँ पर एक ही क्यों ले रहा है। तो एक ही लेने के पीछे रीजन ये है कि छठे दिन ही जब एक सिंगल फॉलिकल जो एक पुट्टिका मैच्योर हो जाती है, जैसे हम मान ले रहे हैं कि ये पुट्टिका बड़ी होती जा रही है, तो अब ये एस्ट्रोजन का सेक्रेशन करेगी और एस्ट्रोजन क्या करेगा, इनहिबिन को सेक्रेट करेगा और इनहिबिन क्या करेगा, इन चारों को नष्ट कर देगा, इन चारों को ही डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, तो इसी रीजन से ये जो चारों हैं, चारों के चारों ग्रोथ नहीं कर रही है, मैच्योर नहीं कर रही, सिर्फ और सिर्फ एक ही मैच्योर कर रही है। कौन वाली, जिसके जो मतलब एस्ट्रोजन का सेक्रेट करके इन सारे को डीजनरेट कर दे रही है वो वाली। यानी अगर देखा जाए तो प्लांट की तरह इनमें भी जो एबल रहेगा वो ग्रोथ करेगा, बाकी जो सारे 3 डिसेबल रहेंगे वो इसके अफेक्ट से एस्ट्रोजन से स्रावित होने वाले इनहिबिन के अफेक्ट से सारे के सारे डीजनरेट हो जाएंगे। ठीक है, सेम एज प्लांट। ठीक है, तो इतना हुआ, इतना समझ में आया। ठीक है, बस अब इतना हमको, हमारा क्या है, प्री ओवुलेटरी फेज में। तो प्री ओवुलेटरी फेज में फिर यहाँ पर जो एग रहता है वो मतलब मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल मतलब परिपक्व ग्राफियन पुटिका, अब यहाँ पर एक ओवुलेशन का फेज आता है। ओवुलेशन के फेज में क्या होता है, जो हमने आपको मतलब एग के चार्ट में बताया था, जो चीजें हमने आपको, वही सारी चीजें रहती हैं लगभग। ठीक है, यही सारी चीजें हमें मतलब अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया में यही होता है कि यहाँ पर जो ये वॉल है ये कंप्लीटली क्या होती है, निकल जाती है। ठीक है, सॉरी, ये जो मतलब इसमें ये इनके अंदर क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। डिवीजन मतलब ये 2 भागों में ये टूट रहे हैं। एक जो बन रहा है ये क्या बन रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है, और दूसरा जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, वो बन रहा है एग। ठीक है, या फिर कह सकते हैं सेकेंडरी oocyte। कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये कंप्लीटली डेवलप होगा और जो एग होगा वो ये कहाँ जाएगा, ये हमने बताया था कि ये मेडुलरी लेयर से होता हुआ, या फिर इसके चारों एक मेडुलरी लेयर बनेगी और ये उस मेडुला से होता हुआ, मेडुला कौन सी पाइपलाइन थी जो कि यूटेरस में जा रही थी। फिगर वो वाला शायद नहीं है, ठीक है, वो वाला फिगर इसमें दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली देखा जाए तो इसी को ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ से एग निकलेगा तो फिर वो क्या मतलब मेडुलरी लेयर इसके चारों ओर एक जो इस फिगर में दिखा रहा है कि जो मेडुला है इसमें से एक एग निकल के कंप्लीटली कहाँ जाएगा, फैलोपियन नलिका में चला आएगा। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया होती है फैलोपियन नलिका में आने की, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। ठीक है, यानी जो फैलोपियन जो यहाँ से एक एग निकल रहा है और फैलोपियन नलिका से होता हुआ आ रहा है इधर, इस एक प्रावस्था को हम क्या बोलते हैं, इस एक प्रावस्था को ही हम ओव्यूलेशन करते हैं। ओव्यूलेशन के दिन एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इन चारों हार्मोन्स के लेवल जो रहेंगे वो टॉप पे रहेंगे। ठीक है, मान सकते हैं कि एफएसएच का जो लेवल होता है वो कम हो रहा होता है और ल्यूटियल इंक्रीज हो रहा होता है, और उसके साथ अगर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन देखा जाए तो ये भी इंक्रीज रहते हैं। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन क्यों इंक्रीज रहते हैं, क्योंकि इनको क्या करना होता है, इनको चारों ओर यहाँ पर एक इंडोमेट्रियम की मोटी सी लेयर बनानी होती है।
तो इनका लेवल हाई रहता है। एफएसएच का लेवल हाई क्यों रहता है? क्योंकि इनको फॉलिकुलर स्टिमुलेट करना होता है। तो एफएसएच के बारे में हमने क्या होता है कि एफएसएच का लेवल थोड़ा सा लो होता है। वहीं अगर एफएसएच के अलावा एलएच की बात करें तो एलएच उस वक्त स्टार्ट हो रहा होता है और एफएसएच वहां पर समाप्त हो रहा है। और किस दिन? ओव्यूलेशन के दिन। तो ओव्यूलेशन के दिन एफएसएच, एलएच, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन सबके लेवल्स हाई माने जाते हैं। ठीक है। उसके बाद हमें पढ़ना है पोस्ट ओव्यूलेटरी और ल्यूटियल फेज। हमने पहले बोला है कि हम पहले लेक्चर बताएंगे, लेक्चर के बाद फिर हम लिखवाने का काम करेंगे। ठीक है। इसका लेक्चर थोड़ा सा पिछले वाले लेक्चर से लंबा जा रहा है, वो जाएगा ही टॉपिक ही डिटेल। ठीक है। तो पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज जो है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? इतने ये जो मतलब इधर का जितना चला था ये एफएसएच के प्रभाव में चला था, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के प्रभाव में। और जो इधर का चल रहा है वो एलएच के प्रभाव में चल रहा है। एलएच के प्रभाव का मतलब क्या है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रभाव में चल रहा है। ठीक है। तो ल्यूटिनाइजिंग का मतलब क्या है कि ये ल्यूटिनाइज करेगा, ये धीरे धीरे मतलब डीजनरेट करने का काम करता है। कब? जब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ठीक है। तो जो पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज है ये भी लगभग 1 सप्ताह तक 7 दिनों तक मान के चला जाता है। ठीक है। पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज जो होती है लगभग 7 दिनों तक होती है। हालांकि उनको 10 दिन में बांटा गया है क्योंकि उनका जो डेज है वो थोड़ा सा लंबा जाता है, अर्थात 14 से 24 दिन जो होता है वो माना जाता है। ठीक है। तो 10 दिन लगभग माना जाता है। लेकिन इनको जो अगर यहाँ से देखा जाए 16 to 28 है, 16 से 26 और 27 लगभग 12 दिन है। लेकिन ये जो प्रावस्था है ये सिर्फ और सिर्फ 7 ही दिन चलेगी। ठीक है। बाद में फिर वो सब डिजनरेट होके खत्म होने लगते हैं। तो जो 2-4 दिन 5 दिन बचते हैं वो अवशेष में आ जाते हैं। ठीक है। तो अगर इनको पढ़ा जाए तो इसमें क्या होता है कि अगर जो फर्टिलाइज्ड एग है, अर्थात जो ओव्यूलेशन में जो एग है वो फर्टिलाइज हो जाता है, अगर वो मतलब स्पर्म के साथ मिलके एक बेबी को फॉर्मेशन करता है, तो सबसे पहले क्या बनाता है? जायगोट बनाता है। गैमेटोजेनेसिस मतलब द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैन। ठीक है। जायगोट बनाएगा, जायगोट भ्रूण में बदलेगा, विदलन प्रक्रिया द्वारा, क्लीवेज प्रक्रिया द्वारा। क्लीवेज प्रक्रिया का मतलब क्या है? 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 स्टेम सेल्स। 32 स्टेम सेल्स के बाद वो किसमें चेंज हो जाएगा? वो चेंज हो जाएगा कंप्लीटली इम्ब्रियो में, भ्रूण में। और उस ये जो विदलन हुआ है, कोशिकाओं का चेंजेस हुआ है, उन्हीं को हम क्लीवेज में कहते हैं। ठीक है। और फिर जब वो अपने इस फेज में पहुंचेगा तो इसके मतलब इसमें एक चार्ट हम आप लोग को दिखाए थे, ये वाला। यहाँ पर जायगोट बना, जायगोट सॉरी जायगोट जो है वो कहाँ जा रहा है? एक सेल है, 1 से 2 में बटा, 2 से 4 में बटा, 4 से 8 में बटा, 8 से 16 और 16 से 32 में आने के बाद ये कहाँ आएगा? ये इंडोमेट्रियम की लेयर में आके धस जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या है कि वो कंप्लीटली उसमें इम्प्लांट हो जाएगा। इम्प्लांट मतलब इंडोमेट्रियम की लेयर में ये कंप्लीटली धस जाएगा। तो स्ट्रेट, और ये लेयर क्या है? इसी का नाम है स्ट्रेटम फंक्शनलिस। ठीक है। और स्ट्रेटम फंक्शनलिस में जाके धस जाएगा और इसके चारों ओर एक लेयर बन जाएगी इंडोमेट्रियम। मतलब अगर देखा जाए तो ये जो इंडोमेट्रियम की लेयर है यही कंटिन्यू रहेगी, अर्थात इंडोमेट्रियम की लेयर इसके चारों ओर बन जाएगी और ये लेयर और बड़ी होगी और बड़ी होगी और ग्रोथ करते करते इस कंप्लीटली लेयर को बढ़ेगी और फिर वो और बड़े होते होते इसके साइज में इंक्रीजमेंट लाएगी और इनके साइज में इंक्रीजमेंट लेके वो कंप्लीटली बेबी का रूप लेगा। और यहाँ पर स्टेज दिख ही रहा है आप लोगों को, फैलोपियन नलिका में एक जायगोट के फॉर्मेशन में, जायगोट के बाद माइटोसिस हो रहा है, 2 सेल्स बन रहे हैं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 के बाद सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिफरेंशिएशन मतलब कोशिका विभेदन, कोशिका विभेदन के बाद कंप्लीटली बॉडी का फॉर्मेशन होने लगता है। तो आई होप अब इसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है। अब हम इस लेक्चर को और आगे लेके चलते हैं। तो आगे क्या है अब इसमें कि प्लेसेंटा जब हो जाएगा तो यहाँ पर HCG, ठीक है, HCG का सेक्रेशन बढ़ जाएगा। और HCG का सेक्रेशन और देखा जाए तो यहाँ पर FSH है, LH है, फैलोपियन ट्यूब है, इतना मतलब ये सारे जो प्रोसेस दिखा रहे हैं इसमें एसिडी यानी क्या? ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ये जो होगा इसका प्रभाव बढ़ेगा। और इसकी वजह से जो कार्पस ल्यूटियम है ये मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए, देखिए ध्यान से सुनिएगा कि कॉर्पस ल्यूटियम को अब क्या होना है? अब डीजनरेट होना है। अब ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है इससे कॉर्पस ल्यूटियम को कोई खास संबंध तो है नहीं। कॉर्पस ल्यूटियम को क्या होना है? डीजनरेट होना है। डीजनरेट का मतलब हास्र होना है, नष्ट होना है। तो अब कॉर्पस ल्यूटियम को बचाए रखना है कब तक? जब तक प्लेसेंटा का फॉर्मेशन ना हो। और जब तक प्लेसेंटा कंप्लीटली अच्छे से बनता नहीं है तब तक ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है इसको कंटिन्यू करने के लिए कौन सा हार्मोन वर्क करता है? HCG। HCG का मतलब क्या? ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन।
ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन का मतलब क्या काम क्या होता है, ये कॉर्पस ल्यूटियम को सक्रिय बना के रखता है, कि एक्टिव रखता है कि नहीं अब तुम्हें अभी कॉर्पस एल्बिकन्स में नहीं बनना है, अभी तुमको डीजनरेट नहीं होना, अभी तुम्हें नष्ट नहीं होना है, तुम्हें क्या करना है पहले मतलब तब तक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्राव करते रहना है जब तक यहाँ पर जो मतलब एम्ब्रियो गया है इसके चारों ओर प्लेसेंटा नहीं बन जाए, इसके चारों ओर अपरा नहीं बन जाए, ठीक है। और जैसे जैसे प्रेगनेंसी यानी जो गर्भधारण होगा ये इंक्रीज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, प्लेसेंटा मतलब एक टाइम आएगा कि प्लेसेंटा खुद ही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सेक्रेशन करने लगेगा। जब प्लेसेंटा ही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सेक्रेशन करने लगा तो ऐसी कंडीशन में कॉर्पस ल्यूटियम जो है इसका काम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर जहां प्लेसेंटा एबल हो गया एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सेक्रेशन करने में, कॉर्पस ल्यूटियम वहीं पर डिजेनरेट हो जाएगा, अर्थात वहीं का वहीं कॉर्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाएगा। और नष्ट होने के बाद वो जो प्लेसेंटा ही कंप्लीट मतलब वो ले लेगा, कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा किसकी, बेबी की, कि अब इसका जो भी पोषण है, इसके अंदर जो भी ब्लड का काम है, ये कौन करेगा, प्लेसेंटा यानी अपरा करेगा। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन और कॉर्पस ल्यूटियम ज्यादा समय तक नहीं रहते हैं, जब तक प्लेसेंटा एबल नहीं रहता है खुद एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के सेक्रेशन के लिए, तब तक खाली वो रहता है। और जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सेक्रेशन का काम है प्लेसेंटा ले लेगा, कॉर्पस ल्यूटियम के अलावा, तो कॉर्पस ल्यूटियम वहीं पर डीजनरेट हो जाएगा। अर्थात कॉर्पस ल्यूटियम को दोनों कंडीशन में डीजनरेट होना है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो भी वो डीजनरेट होकर कॉर्पस एल्बिकन्स बन के वो नष्ट हो जाएगा, और अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो जब तक प्लेसेंटा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सेक्रेशन नहीं करेगा तब तक कॉर्पस ल्यूटियम करेगा। लेकिन जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सेक्रेशन प्लेसेंटा करने लगेगा तो ऐसे में ये जो कॉर्पस ल्यूटियम ये डीजनरेट हो जाएगा, अर्थात नष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम किसमें चेंज होगा, कॉर्पस एल्बिकन्स में। कॉर्पस एल्बिकन्स में चेंज हो जाएगा तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्रावण बंद हो जाएगा। एस्ट्रोजन और ध्यान से सुनिएगा ये बता रहे, ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो पहला काम कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकन्स में बनेगा, कॉर्पस एल्बिकन्स में बनेगा तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सेक्रेशन करता है, ये सेक्रेशन बंद होगा। ये सेक्रेशन बंद होगा तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन क्या करते हैं, जो मतलब इंडोमेट्रियम की लेयर है, अर्थात जो गर्भ के चारों जो एक अस्तर बना हुआ है उसको पोषण देने का काम करते हैं। तो पोषण देना बंद कर देंगे, पोषण देना बंद कर देंगे तो क्या होगा, गर्भाशय की दीवारों पर जो सेल्स पाई जाती है उनको पोषण नहीं मिलेगा तो मर के झरने लगेंगी, ठीक है। टिश्यू के रूप में उनके साथ 50 to 150 ml क्या क्या सेक्रेट होगा, मेंस्ट्रुअल फेज में लिखा है, ठीक है। अब उसके उसके रिजल्ट में क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, जब कॉर्पस ल्यूटियम खत्म होगा तो एफएसएच एलएच फिर से पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रेट होना बढ़ जाएंगे, और जब एफएसएच और एलएच फिर से सेक्रेट होना बढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड से तो फिर से वही साइकिल शुरू हो जाएगा। तो ये एक साइकिल चलता रहता है और इसी साइकिल को हमें पढ़ना था। तो आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा, आप लोग को जितना भी कुछ टॉपिक बताएं ये आप लोगों को कम्प्लीटली समझ में आया होगा। अब हमें सिर्फ राइटिंग करना है, अगर इसमें आप लोगों को कुछ पॉइंट नहीं समझ में आया तो आप लोग अभी कमेंट कर दीजिए कि नहीं ये पॉइंट नहीं समझ में आया, उसको हम दोबारा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। बाकी अब हम राइटिंग पे आते हैं कि इसके जितने नोट्स है जितने पॉइंट्स हमें लिखने हैं हम एक एक करके लिखते चलते हैं, ठीक है। मेंस्ट्रुअल मतलब मेंस्ट्रुअल फेज हमें लिखना था, मतलब मेंस्ट्रुअल फेज एक फेज है जिसे हमने लिख चुका है, अब हमें एक फेज लिखना है प्री ओवुलेटरी और एक लिखना है पोस्ट ओवुलेटरी, ठीक है। तो अब हम हेडिंग ले लेते हैं प्री ओवुलेटरी या फिर फॉलिकुलर फेज, ठीक है। कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। प्री ओवुलेटरी ओवुलेटरी ठीक है, इसमें कोई डाउट, यहाँ से इसका एक एक पॉइंट लिखते चलता है। ये प्रावस्था जो रहती है छठवें से 13 दिन की प्रावस्था, 13वें दिन की प्रावस्था मानी जाती है, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया। और दूसरा में हमने क्या बताया था, 6th डे, छठवें दिन ये क्या होता है, द फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिक्यूलर
स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसे शॉर्टली क्या बोलते हैं, FSH। ये प्रभावशाली हो जाता है, अफेक्ट करने लगता है, और किस प्रभाव को मतलब कैसे प्रभावशाली होता है, वृद्धि कराने लगता है। और किस चीज की वृद्धि कराता है, ऑफ 20 फॉलिकल्स, लगभग 20 पुटिकाओं की वृद्धि कराना साथ में शुरू करता है। ठीक है, उन्हें और बड़ा करने लगता है, जितने साइज में रहते हैं उनके अंदर ग्रोथ चालू कर देता है। और वहां पर क्या होता है कि जो एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन किससे सेक्रेट होता है, ये उन्हीं फॉलिकल से सेक्रेट होता है। ठीक है, एस्ट्रोजन सेक्रेट्स द इनहिबिन। जो एग यानी जो oocyte रहेगा, जो प्राइमोर्डियल सेल्स रहेगा, ठीक है, प्राइमोर्डियल सेल्स में जो एस्ट्रोजन रहेगा, जो सबसे पहले एक्टिव होगा, वो क्या सेक्रेट करेगा, वो इनहिबिन इनहिबिन का सेक्रेशन करेगा। और इनहिबिन क्या करेगा, वो क्या करेगा कि वो जो फॉलिकुलर फेज है, फॉलिकुलर फेज में एक सिंगल को ही ग्रो करने देगा। ठीक है, तो अब आगे लिखते चलते हैं इसी में। थर्ड फेज में हमने क्या बताया, अभी उसी पॉइंट को लिखेंगे। 6th डे, 6वें दिन क्या होता है, अ सिंगल फॉलिकल, जो 4-5 फॉलिकल एक साथ ग्रो कर रहे थे, उनमें जो एक सिंगल फॉलिकल होगा, सेक्रीट्स द एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन के श्राव करेगा, और एस्ट्रोजन से क्या निकलेगा, इनहिबिन निकल जाएगा। ठीक है, जब ये सेक्रेट होगा, विच रिड्यूस, अब ये क्या करते हैं, ये धीमा कर देते हैं इसके इफेक्ट को, ये धीमा करते हैं एफएसएच के इफेक्ट को। यानी ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को अफेक्ट कर देंगे। तब क्या होगा, जो ग्रोथ ऑफ अदर फॉलिकल्स है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये जो सिंगल फॉलिकल है, एस्ट्रोजन का सेक्रेशन करता है और इनहिबिन का, जिससे क्या होता है, एफएसएच यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इसका सेक्रेशन कम हो जाता है। और इसके साथ जो अदर फॉलिकल्स थे जो ग्रो कर रहे थे, उनका भी जो मतलब डेवलपमेंट है वो कम हो जाता है। और जल्द ही ये जो अदर फॉलिकल्स रहते हैं, ये क्या होते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। सून इट डीजनरेट्स, ये नष्ट हो जाता है। ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया। उसके बाद जो भी प्रोसेस होती है, क्योंकि हम सारी प्रोसेस को नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि एक जगह एक बार हम पढ़ा ही चुके हैं कि फॉलिकल्स में कौन कौन चेंज हो रहे हैं। सेकेंडरी फॉलिकल बन रहा है, सेकेंडरी फॉलिकल के बाद उसके चारों जो थीका लेयर बन रही है, जो मतलब ग्लाइकोप्रोटीन की जो एक जोना पेलिसिडा लेयर बन रही है, जो एग में चेंजेस हो रहे हैं, उनको हम नहीं लिखवा रहे हैं, वो भी इसमें लिखना होता है एक बार। अब तो हम बार बार नहीं लिखवा रहे हैं। बस इसमें क्या होता है कि अब यहाँ पर इतना होने के बाद जो अदर फॉलिकल्स होते हैं वो डिजनरेट हो जाते हैं, और जो सिंगल फॉलिकल रहता है वो डेवलप करता है, डेवलप करते करते किसमें चेंज होता है, वो बन जाता है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स में। तो हम इतने सारे प्रोसेस को नहीं लिखवा रहे हैं। ठीक है, इतने ही में हम इस पार्ट को कंप्लीटली खत्म कर दे रहे हैं। या फिर हम लिख सकते हैं कि इसमें अगर एक पॉइंट और अपनी मर्जी से जोड़ दे रहे हैं, तो इसमें हम लिख रहे हैं कि अफेक्ट ऑफ एलएच, कि अब इसके बाद ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का प्रभाव चालू होगा, जिसकी वजह से जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनी रहेगी, फॉलिकल बनेगी, इसके बारे में हमने पहले पढ़ा चुका है। ठीक है, तो जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनी रहेगी, वो क्या हो जाएगी, वो डिवाइड हो जाएगी। डिवाइड होके एक क्या बनाएगी, एक कॉर्पियस ल्यूटियम वाली सेल्स बनाएगी, और एक क्या बनाएगी, एक सेकेंडरी oocyte बनाएगी। और सेकेंडरी oocyte में के चारों मेडुली लेयर रहेगी, और फेरिफेलर लेयर किसके चारों पाई जाएगी, वो पाई जाएगी जो मतलब कॉर्पस ल्यूटियम रहेगा उसके चारों। और जो मेडुली लेयर है वो मेडुला से होते हुए एग को कहाँ लेते जाएगी, और ये
फैलोपियन ट्यूब फैलोपियन नलिका में लेते जाएगी, और जो एक बचा हुआ है वो कॉर्पस ल्यूटियम बन के गोनैड्स में रहेगा, यानी एग में, और मतलब ओवरी यानी अंडाशय में पाया जाएगा। तो इसके बारे में हम इतना सारा लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं लिख पा रहे हैं क्योंकि टाइम 8:58 हो गया। अब इसके बाद हम डायरेक्टली आ जा रहे हैं पोस्ट ओव्यूलेटरी और ल्यूटियल फेज पे, ठीक है। वो सारे तो हमने पहले का पढ़ा चुके हैं, इसलिए उसको छोड़ दे रहे हैं। अब यहाँ पर डायरेक्टली हम आ जा रहे हैं पोस्ट ओव्यूलेटरी और ल्यूटियल फेज। ठीक है, इसमें भी हम लोग पहला पॉइंट क्या लिख रहे हैं कि ये किसके कारण होता है, ये इसमें एलएच होना, क्योंकि इस वाले में कंप्लीटली किसका मतलब प्रभाव रहता है, इसमें एफएसएच का हार्मोन का प्रभाव रहता है। हमने चार्ट में देखा भी है कि इसमें कंप्लीटली किसका प्रभाव आ रहा है, एफएसएच का आ रहा है, और फिर 14th डे के बाद इधर किसका प्रभाव आएगा, कंप्लीटली एलएच का प्रभाव आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर अफेक्ट ऑफ, यहाँ पर शॉर्टली हम लोग अपने मतलब समझने के लिए लिख सकते हैं एलएच हार्मोन अफेक्ट। ठीक है, यहाँ पर किसका प्रभाव हो रहा है, एलएच हार्मोन का अफेक्ट का प्रभाव हो रहा है। ठीक है, उससे क्या होता है, शॉर्टली लिख रहे हैं, ज्यादा हम लंबा नहीं ले रहे लेक्चर को। इंडोमेट्रियम थिक, इंडोमेट्रियम की जो दीवार होती है वो मोटी हो जाती है। ये प्रोसेस जो होता है वो कितने टाइम का होता है, लगभग 1 हफ्ते का होता है। ठीक है, शॉर्टली सारा पॉइंट लिख रहे हैं। ये प्रोसेस जो होता है 1 हफ्ते का होता है। और अब यहाँ पर 2 कंडीशन हम लिखेंगे, एक जो फर्टिलाइजेशन होता है तब की कंडीशन, जो कि थर्ड पॉइंट में हम कंप्लीटली लंबा चौड़ा लेक्चर लेंगे, और फोर्थ पॉइंट में अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब की कंडीशन। अगर फर्टिलाइजेशन होता है, इफ फर्टिलाइज, अगर फर्टिलाइजेशन होता है तब जो जायगोट रहेगा तो वो किसमें चेंज होगा, एम्ब्रियो, भ्रूण में चेंज होगा। और किस प्रक्रिया द्वारा होगा, विदलन प्रक्रिया द्वारा होगा। ठीक है, ये हो गया। और जो भ्रूण रहेगा इज ट्रांसफर्ड, वो कहाँ ट्रांसफर्ड हो जाएगा, वो कहाँ चला जाएगा, इनटू यूटेरस, अर्थात भ्रूण में चला जाएगा। ठीक है, एंड और यूटेरस में जाने यानी भ्रूण में, गर्भाशय में जा, सॉरी भ्रूण में नहीं जाएगा, गर्भाशय में जाएगा, और गर्भाशय में जाने के बाद अपरा द्वारा इम्प्लांटेड, यानी अपरा में वो कम्प्लीटली धस जाता है, और ये स्ट्रेटम मतलब स्ट्रेटम फंक्शनलिस्ट लेयर जो होती है वहीं इंडोमेट्रियम के आउटर लेयर होती है, तो उसी में वो कम्प्लीटली प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कर लेती है। और तब यहाँ पर कौन सा हार्मोन सेक्रेट हो रहा है, एचसीजी। एच, एक्चुअली एचसीजी को ऐसे लिखा जाता है, एच स्मॉल रहता है, सीजी कैपिटल रहता है। ठीक है, तो और इसका फुल फॉर्म रहता है ह्यूमन ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एनिक, NIC ऑर्गेनिक। ठीक है, गोनाडोट्रोपिन। ठीक है, तो ये एचसीजी का फुल फॉर्म होता है। बस हम नोट लिख के चल जाएंगे, आप लोग लिखते रहिएगा, टाइम तो लगभग हो ही गया, 9 टू हो रहा है। ठीक है, बस यही दो 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 कंडीशन रखना है, एक कंडीशन लगभग हो ही गया है, बस दूसरी कंडीशन रखना है, क्लास वर्क करनी है। बिगन टू रिलीज, एचसीजी रहता है वो सेक्रेट करने लगता है, क्या सेक्रेट करने लगता है, एचसीजी, मतलब एचसीजी की वजह से क्या होता है कि जो कॉर्पस ल्यूटियम रहता है वो डीजेनरेट नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया। तो बस हमको इसमें इतनी कंडीशन रखनी है, और अगर कुछ और कंडीशन रख लें तो एक और पॉइंट बताए थे, एज प्रेगनेंसी इंक्रीज, जैसे जैसे जो प्रेगनेंसी वो बढ़ती जाती है, तो ऐसे में कॉर्पस ल्यूटियम को खत्म होना ही, ये हमने बताया कि कॉर्पस ल्यूटियम खत्म होना ही है, चाहे वो प्रेगनेंसी हो चाहे ना हो। लेकिन जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में थोड़ा सा लेट खत्म होता है, अगर नहीं होती है तो पहले खत्म होता है। जैसे जैसे इंक्रीज होगा वहां पर क्या होगा, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा खुद ही क्या करता है, प्लेसेंटा इटसेल्फ खुद ये क्या करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज कर लेता है, बिगिन
to release estrogen and progesterone। ये खुद ही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सेक्रेशन चालू कर देता है, जिसकी वजह से जो कॉर्पस ल्यूटियम है उसका काम खत्म हो जाता है और वो क्या हो जाता है, डीजेनरेट हो जाता है, डीजेनरेट। ठीक है, ये एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन को हम बहुत शॉर्टली लिख देते हैं। दूसरी कंडीशन को हम शॉर्टली जैसे सिंबल्स में लिखते हैं, तो क्या लिख दे रहे हैं, इफ नॉट फर्टिलाइजेशन, कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, फर्टिलाइज्ड, ठीक है, तब क्या होता है, तब कॉर्पस ल्यूटियम जो रहता है वो किस में चेंज होता है, कॉर्पस एल्बिकन्स में चेंज होता है। ठीक है, एल्बिकन्स में चेंज होने के बाद वो नष्ट हो जाता है, इसको नहीं लिख रहे हैं। और जब कॉर्पस एल्बिकन्स में चेंज होकर वो नष्ट हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो सेक्रेशन है वो कम हो जाएगा। बस शॉर्टली हम लिख रहे हैं। ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो रहेंगे कंप्लीटली कम हो जाएंगे। कम हो जाने के बाद क्या होगा, तो यूटेराइन वॉल होगी, ये टूट जाएगी और रिजल्ट क्या होगा, ठीक, यहाँ पर ये खत्म। और फिर वापस FSH LH का प्रभाव पड़ेगा, FSH और LH का सेक्रेशन जो रहेगा इंक्रीज होगा। ठीक है, कहाँ से, पिट्यूटरी ग्लैंड से, और ये साइकिल कंटिन्यू रहेगी। बस अब आप लोग नोट करते रहिए, नोट करने के बाद जब हो जाएगा तो आप लोग चले जाइएगा, क्लास ओवर। आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। क्लास ओवर हो चुका है, आप लोग नोट करके चल जाइए।